Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on relation and function class 11th यूनिट सेकंड है। हमने इसका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहां पे मैंने सेट का टॉपिक कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। उसकी टोटल वीडियोस हैं 25। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट सेकंड क्लास 11th। चलते हैं। इसके यूनिट के अंदर ना दो पार्ट हैं, एक रिलेशन का पार्ट है, एक फंक्शन का। सबसे पहले रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले ना एक डेफिनेशन आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कि हमें दो सेट्स दिए होंगे, उनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मगर कौन सी प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है? जैसे ये है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं पहले आपको। ये सपोज ए मुझे सेट दिया हुआ है, 1 2 3 सेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट एक सेट की हो रही होती है। दो सेट दिए होंगे तभी तो मल्टीप्लाई होगा ना, कम से कम दो सेट चाहिए। ये ए लिखा 1 2 3, ये बी लिखा 4 और 5। एलिमेंट्स चाहे इसमें बराबर हो या कम हो वो मैटर नहीं करता, मगर एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखी जाती है कि सेट्स के बीच में प्रोडक्ट, मगर कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है? जब आप दो कार्टेशियन फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट एंट्री होती है ना वो फर्स्ट एलिमेंट की होनी चाहिए, जो सेकंड एंट्री है ना वो सेकंड एलिमेंट की होनी चाहिए। जैसे P जो है ना, ये वाला फर्स्ट एंट्री जो आ रही है वो कैपिटल P को बिलोंग करना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है ना वो कैपिटल Q को बिलोंग करना चाहिए, ये उसका एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है? पहले आपको मल्टीप्लाई समझाता हूं। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने कैसे करनी है? A क्रॉस B। पहले ये A के एलिमेंट लिखने हैं, ये दिए हुए हैं, इनटू किया, फिर B के एलिमेंट लिखने हैं। अब इनकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे करनी है? ये जो 1 है ना, 1 को पेयर में लिखना है, 1 को 4 के साथ भी लिखना है, 1 को 5 के साथ भी लिखना है। जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना इतनी पॉसिबिलिटी बनानी है। आपने देखना है इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 को हर एलिमेंट के साथ लिखना है। अगर इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा होता तो 1 4 लिखते, 2 आ रहे हैं तो 1 5, फिर 1 का रोल खत्म, अब 2 का रोल स्टार्ट, 2 4 2 5 3 4 3 5 हर एलिमेंट। और चेक करना है ये जो फर्स्ट एंट्री है ना वो फर्स्ट ए की होनी चाहिए। चेक करो, 1 ए का है, 1 ए का है, 2 ए का है, 2 ए का है, 3 ए का है, तो ये सारे इसके हैं। अब ये जो सेकंड एंट्री आई है ना ये बी की होनी चाहिए, 4 5 4 5 4 5, ये बी के एलिमेंट है सारे। तो ए क्रॉस बी का मतलब होगा पहले ए के एलिमेंट लिखो फिर बी के। मगर अगर कभी ऐसे आ गया बी क्रॉस ए, तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे, फिर किसके एलिमेंट आएंगे? ए के। जो पहले सेट आएगा पहले उसी के एलिमेंट आएंगे, जो बाद में होगा फिर उसके एलिमेंट आएंगे। करो लिखो इसको कार्टेशियन फॉर्म में, 4 1 4 2 4 3, नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3। ये जो फर्स्ट एंट्री है ना, फर्स्ट एंट्री चेक करो, क्या ये बी की है? क्या ये बी की एंट्री है? हाँ ये बी की एंट्री है। जो सेकंड आ रहा है इस वक्त, सेकंड कौन है इस वक्त? ये सेकंड ए बना हुआ है इस वक्त। जरूरी नहीं कि ए फर्स्ट ही होगा, ए अगर यहां पे आएगा तो ए सेकंड बन गया, अगर ए फर्स्ट आ रहा तो ए फर्स्ट बन गया। तो ये इसकी एंट्री है, ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है, ये होगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं, P एंड Q। मैंने यहां पे A और B लिया, यहां पे मैंने P एंड Q लिया। हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लिए। नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया कि P के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, Q के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। कहता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना उसको ऐसे लिखा जाता है। कहता है ये भी एक क्या होगा? ये भी एक सेट होगा, ये भी एक सेट होगा जिसके अंदर क्या होगा? सेट है ना, जिसके अंदर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q। कहता है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी एक सेट होगा जिसमें क्या होगा? पेयर। ये पेयर है, 2 का पेयर, ये पेयर आ रहे हैं, और पेयर तो आ रहे हैं जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन रही है ना, पेयर भी आ रहे हैं। और इससे आगे तो 1 की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 4 या तो 1 5 दोनों लिख रहे हो, 2 की पॉसिबिलिटी सब लिख रहे हो। ऑल ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q के। P अब कहता है P
क्रॉस क्यू का मतलब क्या हुआ, कहता है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो स्मॉल पी स्मॉल क्यू हुआ ना, ये सारे यही एलिमेंट हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। कह रहा है जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट को बिलोंग करनी चाहिए, सेकंड एंट्री सेकंड को बिलोंग करनी चाहिए, ये 2 की प्रोडक्ट है। अब अगर 3 आ जाए ना, सपोज ऐसे आ जाए P क्रॉस Q क्रॉस R, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बन जाती है स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r। अगर बाहर 3 है अंदर भी 3 ही आएंगे, बाहर अगर 2 आ रहे हैं तो अंदर भी 2 होंगे, बाहर अगर 4 आ रहे हैं तो ये भी 4 होंगे। फर्स्ट को बिलोंग करेगा, सेकंड को बिलोंग करेगा, थर्ड को बिलोंग करेगा। तो ये हो गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कहता है 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल, 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे। सपोज मैंने 2 ऑर्डर पेयर लिखने हैं, अगर हमें वो कह रहा है कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, अगर कभी हमें ऐसे गिवन दे दे कि इक्वालिटी है, ये टर्म इसके बराबर है, इधर भी 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इधर भी 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कहता है ये 2 इक्वल टू तभी होंगे जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड वाला सेकंड के बराबर होगा। क्लियर है। कई बार यहां पे ना 2 और 3 लिखा होता है, तो हमें बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो करो कंपेयर। तो अगर ये इक्वल टू हैं, 2 ऑर्डर पेयर इक्वल टू तभी होते हैं जब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर होगी, सेकंड एंट्री सेकंड के बराबर होगी। इसका मतलब x इक्वल टू 2 बना, y इक्वल टू 3 बना। तो ये वही नोट है। देखो कहता है 2 ऑर्डर पेयर, 2 है ना, एक ये वाला एक ये वाला, ऑर्डर है पेयर भी है। कहता है ये इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग हो गया सामने सामने वाले, कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और इक्वल। कहता है जो फर्स्ट एंट्री जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए, एंड सेकंड एलिमेंट जो है ना इसका भी तो इसका भी, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये इसका मीनिंग है, इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। फिर नेक्स्ट नोट क्या कह रहा है, कह रहा है इफ देयर आर p एलिमेंट इन a, जैसे इस a में कितने एलिमेंट थे, इस a में टोटल एलिमेंट थे 3, तो एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू कितना 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 2। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में 2 है, तो अगर हमें बोलेगा ना बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, कितना आ गया 3, 2 कितना आ गया 6। तो चेक करो ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए में 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होंगे। ये नोट इसके रिलेटेड है। कहता है इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट a में p है एंड q एलिमेंट इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट b में q है, देन देयर विल बी p q एलिमेंट a क्रॉस b में। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने बता दिया 6 बनाइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b इक्वल टू p इंटू q, एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट नोट है, कहता है if a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट देन आइदर a और b इज एन इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब हुआ अगर a और b जो है नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, 1 2 ये ले लिए, और b को मैं अगर ऐसे ले लूं 4 5 सो ऑन, ये खत्म ही नहीं हो रहा। तो जब मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाऊंगा ना, कार्टेशियन फॉर्म, तो ऐसे बनेगी 1 2 इंटू 4 5 सो ऑन। इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनेगी, 1 को सबके साथ लिखो 1 4 1 5, अब आगे खत्म हो रही है, ये तो जा रहा है ना, तो इधर भी आगे सो ऑन कर देना कि 1 आगे वाले साथ भी है, फिर कामा करके 2 4 2 5, फिर 2 आगे वालों के साथ भी है ये, तो ये भी तो इनफाइनाइट ही बना। क्लियर है। कहने का मतलब ये है, कह रहा अगर इन दोनों में से एक इनफाइनाइट है, चाहे ये भी इनफाइनाइट हो, तब भी आपका आंसर इसी वे में आएगा। कहता है या तो ए बी इनफाइनाइट हो,
या तो a इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो, तो उनकी जब कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे ना वो भी इनफाइनाइट होगी। कहता है इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड, नॉन एम्प्टी खाली हो रही है, कुछ ना कुछ तो है, एंड आइदर a और b इज एन इनफाइनाइट, या तो a या तो b क्या है, इनफाइनाइट सेट, देन सो का मतलब ये हुआ कि जहां पे वर्ड आता है देन सो इज का मतलब हुआ कि अगर ये इनफाइनाइट पीछे वाला गिवन पार्ट, जो गिवन पार्ट कंडीशन लेगा ना, सो इसका मतलब हुआ a क्रॉस b भी वही लेगा। अगर a b इनफाइनाइट है तो a क्रॉस b भी इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट नोट कहता है, ये मैंने भी आपको समझा दिया कार्टेशियन 3 का, ए बी सी, कह रहा है कि 3 आ जाए ना फिर इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट होंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट को बिलोंग करेगा, सेकंड वाला सेकंड को, थर्ड को, तो फर्स्ट ए बी कैपिटल बी सी कैपिटल सी इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। 3 आ जाए ट्रिपलेट, 2 आ जाए तो ऑर्डर पेयर वो आ जाएगा। अब हम थोड़ी इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्या कहता है पहला पार्ट कहता है इफ ये गिवन है इक्वल टू है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। गिवन x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 1 बाई 3। कहता है इफ, कहता अगर ये इक्वल टू, इफ का मतलब कंडीशन है कि बराबर है। अब ये अगर बराबर है तो अभी हम एक नोट पढ़ा, अगर ये बराबर है तो फर्स्ट वाले के इक्वल हो गया। इधर लिखना है कंपेयर, या ऐसे लिख लो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई 3, यहां से x की वैल्यू निकालो, y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बाई 3 5 बाई 3 माइनस 1, x बाई 3 को यहां ले जाओ 3 2 बाई 3 और 3 कैंसिल, x की वैल्यू बनी 2। एक बार चेक कर लेते हैं, x बाई 3 प्लस 1 5 बाई 3, 1 को शिफ्ट किया माइनस 1 आया, 3 को यहां शिफ्ट किया, 5 माइनस 3 हो गया 2, 2 बाई 3 3 कैंसिल तो x बना 2। अब यहां से y निकालते हैं, 1 बाई 3 2 बाई 3, एलसीएम लो, y इक्वल टू 3 बाई 3, y की वैल्यू बन गई 1। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, y बन गया 1 और x बन गया 2। अब कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड कहता है कि अगर सेट A हैज n 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं 3, एंड सेट B, ये B का सेट दे रहा है, B में एलिमेंट दे रहा है 3 4 5, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हुए, इसमें भी 3 हुए, टोटल 3 है ना 1 2 3। कह रहा बताओ फिर इनके A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। तो अभी आपने नोट पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ये कितना है 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो इसका आंसर बन गया 9। क्लियर है? ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। आगे चलते हैं थर्ड की तरफ। कहता है हेयर G आपको दे रहा है 7 8, H आपको दे रहा है 5 4 2, देन G क्रॉस H, तो क्या आएगा 7 8, पहले G की वैल्यू लिखो इंटू 5 4 2, अभी मैंने बताया था ऊपर, करो पॉसिबिलिटी लिखो 7 5, 7 को सबके साथ 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। फिर इसके बाद G, ये H इंटू G, अब H की वैल्यू लिखते हैं,
अब आपने इसको लिखना है सबके साथ 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है फोर्थ। क्या कहता है क्वेश्चन फोर्थ? कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कहता है बताओ ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है और फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो उसको ठीक करके लिखो, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट लिखो। पहला क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट, ए क्या कह रहा है? हेयर पी आपका है m कामा n, क्यू आपका है n कामा m, देन p क्रॉस क्यू। अब इसने ना आंसर निकाल के दिया हुआ है p क्रॉस क्यू इक्वल टू दिस, ये है। कहता है बताओ अगर आप p क्रॉस क्यू निकालते हो ये आंसर बनता है। देन p क्रॉस क्यू, p की वैल्यू है m कामा n और यहां पे है n कामा m। निकालिए m कामा n, m को दोनों के साथ लिखो, m m n n n कामा m। चेक करो ये चारों आंसर किसी ने लिखे होंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसने दो ही लिखे हैं, m ये वाला लिखा हुआ है और ये वाला, ये तो लिखा ही नहीं इसने, तो ये स्टेटमेंट फेल हो गई। ठीक है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है, बिकॉज p क्रॉस क्यू जो है ना उसका आंसर ये है। ये आपने रीराइट करके उसको लिख दिया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। या तो ऐसे लिखो या तो ऊपर से ही लिख लो आप कि इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये आपने आंसर फिर आपने इतना लिखना है, ये इतना सा लिखोगे आप कि p क्रॉस क्यू, तो ये आता है। इसने तो दो लिखे हुए सिर्फ। सेकंड, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट एंड a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर x कामा y, कि x बिलोंग करेगा a को और y बिलोंग करेगा b को। कहता है a b जो है ना वो नॉन एम्प्टी सेट है। मान लिया कि a के पास भी कुछ एलिमेंट है, b के पास भी कुछ एलिमेंट है। फिर कहता है जब आप उनका a क्रॉस b निकालोगे ना वो भी नॉन एम्प्टी होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो नॉन एम्प्टी होगा जिसका ऑर्डर पेयर बनेगा, इस टाइप का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो कहता है जो फर्स्ट वाला ना, जब क्या वो फर्स्ट को बिलोंग कर रहा है, x वाला जो है, x वाला जो है वो a को बिलोंग करना चाहिए। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में था x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है b को। ठीक है, ये कहता है a एंड b जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, a क्रॉस b जो है वो भी नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कामा y। क्लियर है, कहता है a भी नॉन एम्प्टी है। अब सेकंड पार्ट, a क्रॉस b में ना ऐसे एलिमेंट ले रहा है x कामा y, ये ऐसे a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा, ऑर्डर पेयर है। ये कह रहा है जिसके अंदर x जो है वो a को बिलोंग करेगा, ठीक है, y जो है वो b को बिलोंग करेगा। हाँ, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। यार इसकी कंडीशन तो ठीक है कि अगर a b जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, देन a क्रॉस b जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कामा y सच दैट x बिलोंग करेगा a को, y बिलोंग करेगा b को। थर्ड की तरफ चलते हैं। a के पास हमें एलिमेंट दे रहा है 1 2, b हमें दे रहा है 3 4। कहता है बताओ क्या ये इसका आंसर ठीक है? a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई जो है क्या वो फाई आता है? देखो b इंटरसेक्शन फाई, b में कुछ एलिमेंट हैं और इंटरसेक्शन करो फाई के साथ, इंटरसेक्शन करो फाई के साथ, तो इसका आंसर तो फाई आया। इसका आंसर क्या आया? फाई आया। तो a क्रॉस फाई जो है वो क्या निकलेगा?
ए क्रॉस फाइव जो है वो आपका निकलेगा, वो भी फाइव निकलेगा फाइव, वो भी आपका क्या निकलेगा, फाइव निकलेगा, इक्वल्स टू 5। क्लियर है? ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 4। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये स्टेट में मैं आपको एक चीज समझाता हूं साथ में। अगर यहां पे ना ऐसे होता ना, इधर बी और वाई ए, फिर स्टेटमेंट गलत हो गई थी, फिर स्टेटमेंट क्या हो जाती, गलत हो जाती, क्योंकि जो फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाला वो फर्स्ट वाले को बिलोंग करता ए को। कहां बिलोंग करता, ए को। सेकंड वाला जो है, ये जब फर्स्ट ही गलत हो गया, इसका मतलब कह रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी को। क्या ये फर्स्ट वाला सेकंड को बिलोंग करता है? नहीं, फर्स्ट वाला फर्स्ट को बिलोंग करता है। और इधर अगर ऐसे आ जाता ना, फिर आपने लिखना था इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? मगर यहां पे ए अगर लिखा हुआ है तो ये ठीक है, अगर यहां पे बी लिखा हुआ है तो ये ठीक है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट को बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाला सेकंड को बिलोंग कर रहा है। तो अगर चेंज होता तो आप कर सकते थे इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5th। इफ a इक्वल टू -1, 1 फाइंड a क्रॉस a। जब ये 3 आ जाए तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ये कहता है हेयर a जो है वो -1 है। पहले हम 2 का पेयर बनाएंगे, a क्रॉस a। तो a क्रॉस a का मतलब हुआ a को 2 बार लिखना, -1 इंटू -1 बनाओ पेयर। इस फर्स्ट को दोनों के साथ लिखो, -1 आगे -1 नेक्स्ट 1 1 ये बना लिया। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर इसको लिखना है a क्रॉस a। ये आ गया कितना, फिर -1 फिर ये आ जाएगा -1 -1 1 क्लियर है? आपने क्या करना है, -1 को चारों के साथ लिखना है, -1 -1 -1 -1 इस -1 को सबके साथ लिख रहा हूं, -1 एक। अब 1 की बारी, 1 -1 -1 1 1 ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस, पहले मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आपने इसमें निकालना ना, ये इसका आंसर बन चुका है। तो आपने लिखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर 3 का आ जाए ना, फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। क्लियर है? मगर यहाँ पे बी की जगह पे भी ए है, सी की जगह पे भी ए है, तो ये ए है और ये ए है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 2। तो यहाँ पे आएगा 2 2 2, टोटल बन गया 8। तो यहाँ पे 8 ही एलिमेंट है। क्लियर है बच्चे? तो बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे सो मच।